दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदीप गुप्ता, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब। मेरा नाम है डॉक्टर सुदीप गुप्ता और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट टाटा मेमोरियल सेंटर में काम करता हूं और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर में। मुझे जी डॉक्टर साहब, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम आते ही लोगों के जहन में दहशत दौड़ जाती है। आधुनिक जीवन में वो क्या चीजें हैं जिन्हें लेकर हमें बहुत खबरदार रहना चाहिए? ये आपने ठीक कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे मन में दहशत फैल जाती है और तरह तरह की आशंकाएं हो जाती हैं। लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। जी। तो पहले तो मैं हमारे सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है और काफी पेशेंट्स में पूरी तरह सफल भी होता है। और इससे बचने के, इसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के कई और उपाय भी हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मुझे ये बताइए कि हर व्यक्ति आज एक तरह से डरा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ वो जिस तरह देख रहा है कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और भारत में इसका जो प्रसार है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में किस तरह की सावधानियां रखनी जरूरी हो गई हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि कैंसर कोई बहुत तेजी से फैल रही है ऐसा नहीं है। आजकल आपको पता होगा, हमारे सुनने वालों को भी पता होगा कि भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन काल है, वो बढ़ गया है जी। और जीवन काल के बढ़ने से लोगों को, जो जीवन काल के बढ़ने से जो बीमारियां होती है उनकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी बढ़ गई है। इसलिए एब्सोल्यूट नंबर्स में कैंसर केसेस जरूर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर की इंसिडेंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो थोड़ी ग्रेजुअली बढ़ रही है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। जी। और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको कि अगर हम कम कर दें तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। तो उनमें दो मुख्य जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें एक है तंबाकू का सेवन और दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल, और स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल में हमारी लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो ये दो जो मुख्य हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर, और ना केवल कैंसर, कई दूसरी बीमारियों के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपका जो खास इंटरेस्ट है वो महिलाओं के दो कैंसर में है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि एक उम्र के बाद महिलाओं को किस तरह से सजग होने की और टेस्ट कराने की जरूरत है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर दो ऐसे कैंसर हैं जिनको कि अगर पहली अवस्था में या फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर पकड़ लिया जाए तो इनका पूरी सफलता पूर्वक इलाज हो सकता है, इनको पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं जो हैं वो अपने डॉक्टर्स के पास या दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जाएं जी। सर्विक्स कैंसर के केस में अपनी स्क्रीनिंग कराएं 30 साल से ऊपर की उम्र में, और ब्रेस्ट कैंसर में 50 साल से ऊपर की उम्र में डॉक्टर्स के पास जाएं और उनको बोलें कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, जिससे कि इसको पहली अवस्था में पकड़ा जा सके जी। इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनसे इन दोनों कैंसर्स के होने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें मुख्य है एक पर्याप्त मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी और मोटापे से बचना। तो ये देखा गया है कि अगर हम लोग एक एक्टिव जीवन शैली का धारण करें और अपने वजन को ना बढ़ने दें तो उससे ब्रेस्ट कैंसर और करीब करीब 9 अलग कैंसर से बचाव हो सकता है कुछ हद तक। दूसरा है कि अगर बच्चे हों तो उनको ब्रेस्ट फीड करें। तीसरा है कि अल्कोहल और तंबाकू से बचें। और चौथा है कि अप्रोप्रिएट एज में बच्चे पैदा हों।
तो ये भी देखा गया है कि बड़ी उम्र में या बच्चे ना पैदा होना भी एक रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो अगर हो सके, अगर आपके पर्सनल लाइफ के साथ कंपैटिबल हो, तो 30 साल से कम उम्र में अगर पहला बच्चा हो जाए तो उससे थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होने की उम्मीद होती है। जी डॉक्टर साहब, बातचीत आगे भी हम जारी रखना चाहेंगे। पहले इस कार्यक्रम के पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी पसंद का होगा। तो कौन सा गाना चुन रखा है आपने? तो मुझे तो कई सारे गाने पसंद हैं, पर आप इस समय वो वाला गाना अगर सुनाएंगे, तू प्यार का सागर है, तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात है। इस फिल्म सीमा का शैलेंद्र का लिखा ये गीत मन्ना डे ने गाया है और शंकर जयकिशन की तरफ से सुनते हैं ये गाना। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है। खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। डॉक्टर साहब, ये जो गाना है ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो इच्छा शक्ति है वो सबसे बड़ा काम करती है। इस बीमारी के अलग अलग पहलुओं की तरफ तो हम बात करेंगे, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है तो एक तरह से वो टूट जाता है। पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि धैर्य रखा जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि मरीज का और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनका मनोबल ना गिरे। तो उनको थोड़ा धैर्य, संयम
और विश्वास की जरूरत होती है ऐसे टाइम पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला कदम है। इसके बाद तो ऑफ कोर्स दूसरे कदम हैं कि अस्पताल जाया जाए, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिला जाए, टेस्ट कराए जाए और फिर उसके बाद इलाज भी शुरू होना होता है। लेकिन सबसे पहले धैर्य, संयम और विश्वास बहुत अहम है। परिवार की क्या भूमिका ऐसे में हो जाती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग हौसला हारने लगते हैं? तो परिवार वालों को ये चाहिए कि जो पेशेंट है उसको ये दिलासा दें कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। उसके आजकल कई तरीके के आधुनिक इलाज हैं, कई ऐसे सर्जरीज हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी हैं, टारगेटेड थेरेपी हैं, जिनसे इसका सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है। और न केवल इलाज हो सकता है, पेशेंट पूरी तरह ठीक होकर वापस सोसाइटी में अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो सकता है। तो पेशेंट को विश्वास और उसका ढांढस बनाने की बहुत आवश्यकता है ऐसे टाइम पर। जी डॉक्टर साहब, वो कौन से कैंसर्स हैं जो हमारे देश में ज्यादा नजर आ रहे हैं? तो अगर महिलाओं की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा कैंसर जो होते हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स का कैंसर। जी। 2-3 दूसरे कैंसर्स हैं महिलाओं में, जैसे कि ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, लंग का कैंसर, वो भी होते हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक एरिया में दूसरे रीजन्स का कैंसर और लंग कैंसर, ये बहुत प्रचलित है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे देश में कैंसर के इलाज की क्या स्थितियां हैं और देश के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में किस तरह की सुविधाएं आज के जमाने में आ चुकी हैं? हमारे देश में आज के दिन में काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध है कैंसर के इलाज के लिए। और अगर देखा जाए तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं और जो दूसरे बड़े शहर हैं, वहाँ पर कई ऐसे अस्पताल हैं और स्पेशलिस्ट हैं जो कि कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कैंसर के इलाज में एक बड़ी अहम बात है कि इसमें कई सारी स्पेशलिटीज का एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बहुत जरूरी होता है। तो इसमें कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं बोल सकता कि मैंने सर्जरी कर दी या मैंने रेडियोथेरेपी दे दी तो उससे पूरा इलाज हो जाएगा। उसमें सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, नर्सेज, उन सब का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। तो इसे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। जी। तो आजकल कई सारे शहरों में, बड़े शहरों में इस तरीके का इलाज उपलब्ध है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे ट्रेन्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, काफी अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं जिनसे इनका इलाज हो सकता है। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि जो छोटे शहर हैं और जो गांव हैं या जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर अभी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तो वहां पर जो भी पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा बड़े शहरों में आने की जरूरत है और वहां के डॉक्टर्स को उन पेशेंट्स को रेफर करने की जरूरत है। ऐसे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भारत का सबसे पुराना कैंसर सेंटर है। 1941 में ये शुरू हुआ था और आज के दिन में ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर भी है। हमारे यहाँ पर हर वर्ष मुंबई में करीब 70 या 75 हजार नए पेशेंट रजिस्टर होते हैं। लेकिन हमारी भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि अब सारे देश में जो कैंसर कंट्रोल की एक्टिविटीज हैं वो टाटा मेमोरियल सेंटर कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इसमें 2 बातें आती हैं। पहला तो ये कि टाटा मेमोरियल सेंटर के कई और यूनिट्स शुरू हो गए हैं दूसरे शहरों में। तो मैं इनके नाम थोड़ा गिनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक तो गुवाहाटी में बी बरुआ कैंसर सेंटर है, जो कि एक पुराना कैंसर सेंटर है लेकिन अब वो टाटा मेमोरियल सेंटर के तहत आ चुका है। दूसरा है वाराणसी में, वहां पर 2 अस्पताल हैं। वो दोनों कैंसर सेंटर टाटा मेमोरियल सेंटर के तहत काम करते हैं। तीसरा पंजाब में मुल्लांपुर और संगरूर में हमारे यूनिट्स हैं और चौथा विशाखापट्टनम में हमारा एक अलग यूनिट है। इसके अलावा बिहार में मुजफ्फरपुर में भी एक सेंटर है जो अभी बनाया जा रहा है। तो ये सारे यूनिट्स मिलकर टाटा मेमोरियल सेंटर हैं
मुंबई के जो 2 अस्पताल हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एक्ट्रेक, वो तो थे ही पहले, तो इन शहरों में भी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं वो सारे वो डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स वो हैं जो टाटा मेमोरियल सेंटर में ट्रेन हुए हैं, जो हमारी फिलॉसफी को जानते हैं और जो उसी तरह का इलाज प्रदान करेंगे जो यहाँ मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होता है। जी, इसका मतलब ये है कि जहां एक तरफ उत्तर भारत में, दूसरी तरफ उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में, चारों तरफ ये गहन रिसर्च सेंटर्स और इलाज के केंद्र मौजूद हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसके अलावा एक और तथ्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे सेंटर से एक दूसरा इनिशिएटिव भी कोऑर्डिनेट हो रहा है जिसका नाम है नेशनल कैंसर ग्रिड। तो ये एक प्रयास है कि जितने अस्पताल हैं भारत के और दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कैंसर के कार्य में लगे हुए हैं, उन सब की जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, वहां पर इलाज एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड से प्रदान किया जाए, वहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स को एक स्टैंडर्ड से ट्रेन किया जाए। तो इसमें आज के तहत कम से कम 200 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसका भाग बन चुके हैं। एक ऐसा प्रयास है जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कैंसर कंट्रोल की चलेगी सारे देश में। ये एक बहुत बड़ा कदम है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम अगले गाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे, तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना है? दूसरा गाना है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो मेरा नाम जोकर से है, जीना यहाँ मरना यहाँ। सुनते हैं ये गाना। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें कैंसर की हो रही हैं। जाहिर है कि इन बातों के बीच में, क्योंकि ये बातें बहुत ज्यादा डर और दहशत और तनाव पैदा करती हैं, हम कुछ ऐसे गाने भी सुनवा रहे हैं जो जीवन के दर्शन के गाने हैं, उम्मीद के गाने हैं, आशा बंधाने के गाने हैं। हमें ये बताइए कि कैंसर चारों तरफ बहुत तेजी से फैलती बीमारी, आपका कहना है कि लाइफ स्पैन बढ़ने की वजह से ये ज्यादा विजिबल हो गई है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से भी कैंसर फैलता है। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, गलत आदतों के शिकार हैं, जो आगे चलकर कैंसर की तरफ बढ़ जाती है। टोबैको और स्मोकिंग से जुड़े कैंसर्स किस तरह से होते हैं और उनकी क्या भारत में स्थिति है, इसके बारे में बात कीजिए। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है टोबैको रिलेटेड कैंसर्स के बारे में। तो अगर देखें तो भारत में टोबैको का जो प्रचलन है, तंबाकू का जो सेवन का जो प्रचलन है, वो काफी फैला हुआ है। और ये चीज देखी गई है कि ये सिर्फ स्मोकिंग के रूप में नहीं, तो स्मोकिंग तो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये सब तो चलता ही है, लेकिन तंबाकू को चबाया भी जाता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। तो इनसे तरह तरह के कैंसर होते हैं और शरीर के कई ऐसे अंग हैं जिनका कैंसर डायरेक्टली तंबाकू सेवन से जुड़ा हुआ है। तो उनमें सबसे जो अहम कैंसर है वो तो लंग कैंसर है। तो जो सिगरेट या बीड़ी का जो स्मोकिंग का जो धुआं है, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब जिनसे नॉर्मल सेल्स कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तो वो सीधा जाके फेफड़े के अंदर डिपॉजिट होने के बाद वहां का कैंसर करते हैं। उसके अलावा तंबाकू को च्यू करने से, यानी कि उसको चबाने से टंग का कैंसर, मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, खाने की नली यानी कि इसोफेगस का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, ये सब कैंसर बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं तंबाकू के अंदर जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं उनसे। तो आजकल हमारे अस्पताल में हमारे कोलीग्स हैं जो एक अभियान भी चला रहे हैं, तंबाकू का सेवन कम किया जाए, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, लोगों को वार्न किया जाए। तो तंबाकू को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ऐसा अनुमान है कि भारत में कम से कम 3 या 4 लाख कम कैंसर होंगे हर वर्ष। लेकिन ये आदत बहुत खास तौर पर गुटखे की आदत, तंबाकू की आदत, ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। किशोरों में भी इस आदत ने अब अपना प्रसार कर लिया है और ये एक बहुत खतरनाक तथ्य है। तो देश के नौजवानों से जो इस आदत का शिकार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बतौर एक कैंसर एक्सपर्ट? मेरा तो यही उनसे आह्वान होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तंबाकू की आदत को जल्द से जल्द छोड़ें, और अगर छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो उसके लिए किसी अस्पताल में जाएं, किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और हेल्प लें प्रोफेशनल तरीके से तंबाकू की आदत को छोड़ने के। और मैं ये भी बता दूं कि तंबाकू के सेवन से और स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही नहीं, हार्ट अटैक, डायबिटीज, दूसरे कई अन्य ऐसी बीमारी हैं जिससे जीवन काल बहुत कम हो जाता है और इससे तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स पनपती हैं। तो
तंबाकू के सेवन को जल्द से जल्द छोड़ें। जी डॉक्टर साहब, हम कैंसर से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आम जिंदगी में जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, व्यक्ति अपनी सेहत की जांच की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो कौन से लक्षण हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए और जो सेहत से जुड़ी हुई ऐसे साइंस जो कैंसर का संकेत हो सकते हैं? ये भी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर कई तरीके की बीमारियां हैं जो कई अंगों में होती है। तो उदाहरण के लिए अगर मुंह का कैंसर है तो उसके लक्षण कुछ थोड़े अलग होंगे। अगर फेफड़े का कैंसर है तो उसके लक्षण अलग हो सकते हैं। अगर पेट का कैंसर है तो उसके लक्षण अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे देश की बात करें तो जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके लक्षण कुछ इस तरह से हैं। मुंह में कोई घाव होना जो कि काफी समय तक हील नहीं हो रहा, भर नहीं रहा। खांसी होना जो कि चलती जा रही है कई हफ्तों कई महीनों तक। ब्लीडिंग होना यानी कि खून का स्राव होना, या तो खांसी में या फिर माहवारी में, उस तरीके से। अगर किसी को जो डाइजेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो कि ठीक नहीं हो रही कई हफ्तों तक कई महीनों तक, या फिर खाल के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई ऐसा जख्म हो गया है जो भर नहीं रहा, तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये हो सकता है कि ये कैंसर का भी लक्षण हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये लक्षण बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये लक्षण दूसरी बीमारियों से भी हो सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ उसकी जांच करानी चाहिए और उससे पता लगेगा कि जो खांसी है फॉर एग्जाम्पल वो कैंसर की वजह से है या फिर वो ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है या कोई दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट करवाने बहुत जरूरी होते हैं और पैनी नजर रखनी जरूरी होती है कि किस तरह के चेंजेस हमारी सेहत में हो रहे हैं और डॉक्टर साहब से सलाह लेनी। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगला आपकी पसंद का गाना कौन सा है डॉक्टर साहब? तो इस बार मैं चाहूंगा कि आप एक अपनी पसंद का गाना सुनाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बर्फी फिल्म का गाना हम सुनवाते हैं। जैसे ही आपने कहा अपनी पसंद का, तो चूंकि हम दिन रात गानों के बीच में होते हैं, एक रेडियो अनाउंसर का काम ही है लोगों की पसंद के गाने बजवाना, तो अच्छा मौका है मैं अपनी पसंद का गाना बजवाता हूँ, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी। कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। कितनी सी हंसी कितनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया।
लगा के चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी पाट ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। डॉक्टर साहब, बर्फी फिल्म का ये गाना कहता है कि जिंदगी में खुशी के लम्हों को समेटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम बात कैंसर की कर रहे हैं और गाने से पहले कैंसर के लक्षणों की बात हमने की थी। मुझे ये बताइए कि किस तरह के टेस्ट होते हैं जो एनुअली करा लेना जरूरी होता है? देखिए, सबसे जरूरी ये है, टेस्ट से ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अगर लक्षण हो रहा हो, कोई सिम्टम हो रहा हो, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जहां तक टेस्ट का सवाल है, अगर साल में एक बार किसी डॉक्टर को जाके अपने मुंह की जांच, अगर महिला है तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि ब्रेस्ट को पैल्पेट करना, या अगर 50 साल से ऊपर की महिला हैं तो उनको मैमोग्राफी, और अगर महिला हैं और अगर 30 साल से ऊपर हैं और अगर मैरिड हैं तो पैप स्मीयर या फिर कोई दूसरी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की जांच। ये कुछ ऐसे कॉमन कैंसर्स के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि उनको पहली अवस्था में पकड़ने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि अगर कोई लक्षण हो रहा हो, कोई साइन हो रहा हो तो उसको नजरअंदाज ना करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब, गांवों में स्वास्थ्य की सुविधाओं का जो पैमाना है वो शहर से हमेशा कम ही होता है और सजगता भी वहां थोड़ी कम होती है। जाहिर है कि गांव के लोग टेस्ट करवाने और जांच करवाने को लेकर उस तरह से जागरूक नहीं होते जितने शहर के लोग होते हैं। क्या अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में होने वाले कैंसर में कोई डिफरेंस आपने देखा है कि ज्योग्राफी बड़ा काम करती है कैंसर्स में? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो रूरल लाइफस्टाइल है यानी कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की जो जीवन शैली है, उसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे कुछ हद तक कैंसर जैसी बीमारियों से रक्षा होती है, उसकी मात्रा कम होती है। तो अगर मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण दूं, तो अगर आप मुंबई का उदाहरण लें तो यहाँ पर जो कैंसर का इंसिडेंस है हर साल, वो है करीब 30 से 35 महिलाओं को कैंसर होगा 1 लाख महिलाओं के बतौर। तो हर 1 लाख महिलाओं में 30 से 35 को कैंसर होता है हर साल। इसको इंसिडेंस बोलते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र के रूरल कैंसर रजिस्ट्री का डेटा देखें जी, तो वहां पर ये सेम जो नंबर है वो है 8 से 10 हर 1 लाख महिलाओं के लिए। तो या तो ग्रामीण इलाकों में लोग परिश्रम ज्यादा करते हैं, उनका खान पान ज्यादा हेल्दी है, या फिर उनके कुछ और ऐसे लाइफस्टाइल के पहलू हैं जिससे कुछ हद तक कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव जरूर होता है। लेकिन इसका दूसरा जो इस सिक्के का दूसरा पहलू है वो ये है कि अगर ग्रामीण इलाकों में किसी को हो जाती है इस तरीके की बीमारियां, तो वहां पर फैसिलिटीज थोड़ी कम है। तो इसलिए वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, वहां पर सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो वहां पर जाना चाहिए। और फिर काफी सारे मरीजों को इस तरीके की बीमारियों के साथ तो फिर उनको शहरों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में आना पड़ता है, जो कि बड़े शहरों में है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि टाटा हॉस्पिटल की तरफ देश के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे मरीज आते हैं, तो क्या वहां समय पर इलाज मिलना मुमकिन है या ओवरलोड की स्थिति होती है, और आप क्या मरीजों को सलाह देते हैं? क्योंकि देश का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर है, तो जैसे ही ये रोग डिटेक्ट होता है लोग सीधे मुंबई का रुख करते हैं।
ये आपने ठीक कहा कि टाटा मेमोरियल सेंटर भारत का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, तो जाहिर है कि कई सारे मरीज मुंबई की तरफ टाटा मेमोरियल सेंटर में आने का प्रयास करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ओवरलोड और ओवर क्राउडिंग भी हो गई है और हमारी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है पेशेंट्स को ट्रीट करने की। तो इसी के लिए हमने ये प्रयास किया है कि हम देश के विभिन्न हिस्सों में नए सेंटर स्टार्ट करें जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर के ही ढांचे पर चलेंगे, टाटा मेमोरियल सेंटर का ही एक हिस्सा होंगे। मैंने पहले नेशनल कैंसर ग्रिड का जिक्र किया जी, तो जो भी इस तरीके के रोगी हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर। हम अपनी जितना हमसे बन पड़ेगा, जितनी हमारी क्षमता है, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनका इलाज करेंगे। लेकिन ये भी है कि आजकल सरकार ने देश के कई हिस्सों में बहुत अच्छे सुविधा उपलब्ध कराई हुई हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो अपने लोकल सेंटर्स पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना जाए? ये गाना है जो दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया था, इसका नाम है सुख के सब साथी दुख में न कोई। बहुत बढ़िया गाने की बात आपने की है। फिल्म गोपी का ये गाना है, सुनते हैं ये गाना। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा
सभी का अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। माटी फाके बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। डॉक्टर साहब, ये गाना सुना जो कहता है सुख के सब साथी दुख में न कोई, और हम बात कर रहे हैं कैंसर की, जो संसार का एक बहुत बड़ा दुख और एक बहुत बड़ी तकलीफ है। कैंसर का इलाज लंबा और थकानदेह हो सकता है, बहुत निराशाजनक हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बीमारी का इलाज करते हुए किस तरह से आपको हौसला रखने की जरूरत है और बहुत ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है मरीज को और उसके परिवार को? मरीज को और उसके परिवार को पूरा हौसला रखने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर और उसके इलाज में कई तरीके की कठिनाई तो आती ही हैं। जी जी जी। पहली चीज़ है कि आर्थिक कठिनाई भी आ सकती है, क्योंकि कैंसर का इलाज महंगा भी हो सकता है, उसमें काफ़ी खर्च भी हो सकता है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है या काफ़ी सब्सिडाइज रेट पर होता है। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे किसी सरकारी अस्पताल में जाएं जहाँ पर इसका इलाज अच्छी तरह से और कम आर्थिक कठिनाई में हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो सर्जरी हो या रेडियोथेरेपी हो या फिर कीमोथेरेपी का इलाज हो, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं और पेशेंट का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको हिम्मत देने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर वो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो कोई लंबे समय तक नहीं चलते, और जब इलाज खत्म हो जाता है तो उसके कुछ हफ्ते, कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं जिनको याद भी नहीं रहता कि उनको ट्रीटमेंट मिला था, तो वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं उस समय पर। और तीसरा है कि जो आपने पहले जिक्र किया था कि थोड़ा मनोबल टूट जाता है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ निराशा है, तो थोड़ा सा पेशेंट्स को और उनके फैमिलीज को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने की जरूरत है। उसके लिए कई अच्छे सेंटर्स में काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद भी कराई जाती है। कई तरीके के ऐसे एनजीओज भी हैं जो मदद करते हैं पेशेंट्स की, उनको रहने में सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको उदाहरण दूं, अगर कोई मरीज मुंबई आते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, मुंबई में तो रहना बड़ा कठिन है, यहाँ पर काफी महंगा भी है जी जी, तो कई ऐसे एनजीओज हैं जो पेशेंट्स की, रोगियों की मदद करते हैं कि उनको रहने की जगह मिले उनके इलाज के वक्त। तो ये सब कई लोग हमारी सोसाइटी में, काफी ऐसे अच्छे भले लोग भी हैं जो एनजीओज हैं जो पेशेंट्स की मदद में लगे हुए हैं,
और उनसे काफी हेल्प मिलती है अस्पतालों को और सरकार को। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे संगठन और संस्थाएं काम कर रही हैं जो कैंसर मरीजों की मदद करती हैं, और इसके अलावा कैंसर के इलाज की जो लड़ाई है उसमें पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ने की भी जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, 4 फरवरी का दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के बारे में हमें बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये सबसे पहले 1993 में 1993 में मनाया गया था। तो ये एक इंटरनेशनल कैंसर संस्था है जिसका नाम है UICC, और UICC का यूनियन इंटरनेशनल ला कॉन्ट्रे कैंसर, ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो वो बेसिकली कैंसर को कंट्रोल करने में सारी दुनिया में उनका एक रोल है। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस जगाई जाए, तंबाकू का सेवन कम कराया जाए, लाइफस्टाइल ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल्स प्रमोट किए जाएं जिनसे कैंसर कम हो सके। सोसाइटी और उसके मेंबर्स को कैंसर के लक्षणों के बारे में अवगत कराया जाए, उसके इलाज के बारे में जानकारी दी जाए, और इन जनरल ऐसी अवेयरनेस इंक्रीज की जाए जिससे कि कैंसर का कंट्रोल हो सके। डॉक्टर साहब, बातें कैंसर के इलाज के बारे में हो रही हैं, और एक बार कैंसर का इलाज हो जाए और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो किस तरह का फॉलोअप उसको करते रहना पड़ता है अपने जीवन में, बाकी जिंदगी में? कई सारे ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज खत्म हो जाने के बाद जो रोगी है वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। वो अपना जो भी उसका एम्प्लॉयमेंट था या स्टडीज थे उनमें वापस जाके वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कई तो इलाज के दौरान भी कंटिन्यू कर लेते हैं, और के बाद आमतौर पर जो डॉक्टर है वो ये सलाह देते हैं कि हर 3, 4 या 6 महीने में एक बार आके वापस फॉलोअप के लिए अस्पताल में आया जाए, देखने के लिए कि कैंसर कंट्रोल में है, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा। और भी दूसरे जो उसके जो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के, उनको कंट्रोल किया जाए और पेशेंट को पूरी तरह स्वस्थ बनाया जाए। डॉक्टर साहब, कितने प्रतिशत संभावना ये रहती है कि रीअकर हो जाए? देखिए, ये भी एक कैंसर से दूसरे कैंसर में फर्क है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, वो कई तरीके की बीमारियां हैं। तो अगर जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण लें, और अगर 100 महिलाएं ऐसी हैं जिनका इलाज पूरी तरह खत्म हो गया है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, पूरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है, तो उसमें करीब 85 या 90% ऐसी हैं जो हमेशा के लिए ठीक रहेंगी। 10 से 15% ऐसी हैं जिसमें कुछ कैंसर के वापस आने की उम्मीद रहती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद। अगर हम सर्विक्स कैंसर का उदाहरण लें तो 100 में से करीब 75 या 80% चांस है कि कैंसर कभी वापस नहीं आएगा, और 20 से 25% चांस है कि वो कभी फ्यूचर में फॉलोअप में वापस भी आ सकता है। तो इसी की वजह से वो फॉलोअप जरूरी है। वो अस्पताल और डॉक्टर्स हर 4 से 6 महीने के बीच में एक बार वापस बुलाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और उससे पेशेंट्स को चाहिए कि वो फॉलोअप जो रेजिमेन है उसका पालन करें और उसको थोड़ा ठीक से समझें और आए वापस फॉलोअप के लिए। फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है अगर एक बार कैंसर हो चुका है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या के तहत कितनी जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी? क्योंकि आपने इस पूरी बातचीत में कई बार जोर दिया कि फिजिकल इनएक्टिविटी भी एक वजह हो सकती है कैंसर के पनपने की। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। आजकल की हमारी आधुनिक जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम घर से कार में चढ़ते हैं और ऑफिस में कार से उतरते हैं, वहां पे भी लिफ्ट लेके अपने ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। जी। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ही बहुत कम हो चुकी है, और ये बहुत अच्छी एविडेंस है, बहुत स्ट्रांग एविडेंस है कि फिजिकल इनएक्टिविटी और मोटापा ये कई सारे कैंसर से जुड़ी हुई है। और अभी हाल में एक बड़े इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल जर्नल में एक एविडेंस आया कि 9 ऐसे कैंसर हैं जिनका सीधा लिंक है फिजिकल इनएक्टिविटी से, और ना केवल लिंक है, वो डोज रिस्पांस लिंक भी है। यानी कि अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो रिस्क और कम हो जाएगा, थोड़ी एक्टिविटी करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा, और बिल्कुल एक्टिविटी में नहीं रहेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा। तो
फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज और थोड़ा फिजिकल परिश्रम जी, ये बड़ा जरूरी है कैंसर को के रिस्क को कम करने के लिए। और इससे दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दूसरी तरीके की बीमारियां जो होती हैं। डॉक्टर साहब यहाँ एक गाना सुन लें, उसके बाद आगे की तरफ बातचीत बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो एक मंजिल फिल्म का एक गाना है जिसको बोलते हैं रिम झिम गिरे सावन। क्या बात है, ये किशोर कुमार की आवाज वाला जो वर्जन है वो सुनाइए जरा। बहुत सही। इस गाने के 2 संस्करण है, लता जी वाला भी है और योगेश जी ने इस गाने को लिखा, संगीत राहुल देव बर्मन का है। सुनते हैं ये गाना। सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से, महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से, हाय करे अब क्या जतन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। रिमझिम गिरे सावन, बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश आपने की। डॉक्टर साहब, गानों का बड़ा शौक है, संगीत से काफी जुड़ाव रहा है आपका। थोड़ा बहुत शौक है सुनने का। गाते भी हैं? गाता तो बिल्कुल नहीं हूँ, सुनता जरूर हूँ। तो कुछ पुराने ऐसे गीत हैं जो याद रहते हैं, कभी कभार सुन लेता हूँ उनको। जी डॉक्टर साहब, विविध भारती के जरिए देश और दुनिया के कोने कोने में लोग आपको सुन रहे हैं। अब हम मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए उपलब्ध हैं, तो जाहिर है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय लोग हमें सुन रहे होते हैं। बतौर एक कैंसर एक्सपर्ट, एक आम आदमी को कौन सी 5 जरूरी सलाहें आप देना चाहेंगे? 5 जरूरी सलाहें जो मैं देना चाहूंगा वो ये हैं। तो पहला तो ये कि अगर कोई भी ऐसा लक्षण हो जो कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक हट नहीं रहा हो, तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको नजरअंदाज नहीं करें, जाकर डॉक्टर या अस्पताल के पास जाकर उसकी जांच कराएं।
जी जी। दूसरा ये कि अगर आप तंबाकू का सेवन अभी कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल फौरन त्यागिए, और अगर अभी तक आपने उसका सेवन शुरू नहीं किया है तो कभी ना करें। तीसरी चीज अल्कोहल, वो भी एक कंफर्म्ड कार्सिनोजन है, उससे भी कैंसर बढ़ता है। तो अगर आपने अल्कोहल अभी शुरू नहीं किया है तो उसका सेवन ना करें, और अगर करते हैं तो उसको मॉडरेशन में करें, मात्रा में करें, एक्सेसिव यूज ना करें। जी जी। और चौथा कि कैंसर एक बीमारी है जो दूसरी बीमारियों की तरह है, उसका इलाज हो सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी चाहने वाले को कैंसर की बीमारी हो गई है तो हताश ना हो, उसका हिम्मत से सामना करें, उसका इलाज सक्सेसफुली पॉसिबल है। और पांचवी सलाह ये है, एनुअली डॉक्टर्स के पास जाकर, अस्पतालों में जाके, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है तो एक बार जाके डॉक्टर को मिलें, उनसे पूछें कि आपको कौन से टेस्ट की जरूरत है, उनसे जांच कराएं, और अगर वो कोई सलाह देते हैं तो उसका पालन करें। डॉक्टर सुदीप गुप्ता, बहुत जरूरी जानकारियां इस टेलीफोन पर हुई बातचीत के जरिए हमें और हमारे श्रोताओं को मिली हैं। निश्चित रूप से उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए काफी मार्गदर्शन मिलेगा। आपने हमें समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, आपके श्रोताओं से जोड़ने का अवसर देने के लिए, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका और आपके श्रोताओं का जीवन सुखमय रहे, मंगल रहे और स्वस्थ रहे। जाने माने कैंसर विशेषज्ञ और रिसर्चर डॉक्टर सुदीप गुप्ता से अपने इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई बातचीत अभी आपने सुनी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे निखिल धामापुरकर, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया रामकरण मीणा ने। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम संपन्न होता है। सेहतनामा।